Start. Good morning, dear students. Welcome back. Hopefully आप सब लोग ठीक होंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है, आज हम लोगों की एक नई चैप्टर शुरू होने वाली है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हम लोग यहाँ नाम देते हैं मोशन इन अ प्लेन. बच्चों, एज यूजुअल मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, हर क्लास से पहले कहता हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूं, वही कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा कि भैया आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वैसे तो हर क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है जिनमें हमारा कोई चैप्टर नया शुरू हो रहा होता है, वहां निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा ज्यादा केयर करनी होती है. सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती है. ये टर्मिनोलॉजी अगर हम लोगों को क्लियर होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वो आपको कंपैरेटिवली आसान भी लगा होगा, बिकॉज ऑफ 9th में आपने ऑलमोस्ट चीजें उसमें से पढ़ रखी थी. अब उन्हीं चीजों को एनहांस करना था, तो रिकॉल हुई थी. जो चीज बार बार हम लोग रिकॉल करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें हमें कंपैरेटिवली आसान लगती हैं. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. लेकिन अब जो ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है. इसमें हमें बहुत सारी नई नई चीजें पढ़नी है, तो बी केयरफुल. चीजों को आप लोग ध्यान से देखेंगे. मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा. अगेन मूल मंत्र मैं बता देना चाहूंगा, फिजिक्स में कोई भी क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए. देखिए, बहुत सारे फ्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आते और जाते बस एक ही बात करते हैं, लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो. 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए. डियर स्टूडेंट्स, अगर पढ़ना है तो उन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहें. बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना. फ्री के चक्कर में हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं. साल के एंड में देखोगे तो इस फ्री के चक्कर में साल के एंड में कुछ नहीं मिलेगा. अभी हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब कंटेंट कंटिन्यूटी की बात होगी, ओवरऑल चैप्टर्स कंप्लीशन की बात होगी, कुछ नहीं होगा. मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरी कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करती. मैं किसी हाल में नहीं कर सकता. मुझे कंटेंट कंप्लीट कराना ही कराना है और आपको करना ही करना है. तो आप उन चीजों को ध्यान दें, डिस्ट्रक्टिव ना जाएं. ये सब पढ़ने के बाद फिर आपका मन है आप कुछ भी पढ़ें, तो आपको क्वालिटी का भी पता लग जाएगा कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, आधा घंटे की, पौना घंटे की क्लास में कितना बेटर डिलीवर कर देते हैं, कितनी नई बातें आपको बता देते हैं, एक ही बात को कितने अलग अलग तरीके से बता देते हैं, जिससे कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए. तो बच्चों, मैं यहां दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये कहना जरूर चाह रहा हूं कि आप लोग जो भी करें सोच समझ के करें, तरीके से करें. फ्री के चक्कर में ज्यादा ना रहें. चलिए, तो मोशन इन अ प्लेन हम लोगों को पढ़ना है. बड़ा अच्छा सा चैप्टर है. जो हमारी यूनिट है काइनेमेटिक्स 10 मास की, उसी का ये सेकंड चैप्टर है. तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आउट ऑफ 10 ऐसे मान लीजिए कि 4 मास की आपकी पहली चैप्टर हो चुकी है और 6 मार्क्स की ये वाली चैप्टर आपकी होनी है. बात सिर्फ यहां 6 मार्क्स की बात नहीं है. बात यहां ये भी है कि जैसे मैं देख रहा हूं यहां पे मेरे को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है. वेक्टर, नो डाउट, अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं फिजिकल क्वांटिटीज का, तो बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है. अब उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशन सारे के सारे हम यहां सीखेंगे. तो इसकी जरूरत लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाली है, ग्रेविटेशन में पढ़ने वाली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ने वाली है. देन आफ्टर आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स में पढ़ने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स में पढ़ने वाली है. फिर उधर ऑप्टिक्स में जाएंगे, वहां पढ़ने वाली है. यानी जहां जहां वेक्टर आएगा वहां वहां इसकी जरूरत होगी. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो स्पाइन कॉर्ड ऑफ फिजिक्स यही वाला चैप्टर है. तो स्पाइन कॉर्ड की क्या यूटिलिटी होती है हमारी बॉडी में, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं. मुझे बहुत ज्यादा कहने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए. एट ऑल फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस द सिलेबस. देखिए, सिलेबस में हमें सबसे पहले यहां पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में. फिर हम लोगों को कुछ वेक्टर्स जस्ट लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है. वेक्टर नोटेशन के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग. फिर हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़नी है, यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, रियल टाइम वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं. फिर हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, वेक्टर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे.
ये चीजें हम लोगों को यहां पे डियर स्टूडेंट्स पढ़नी है। इसके बाद हम लोग एडिशन की बात करते हैं, वो हमें करना है। फाइनली हम लोगों को मोशन इन अ प्लेन यानी जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसका एक एप्लीकेशन पढ़ना है। मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करनी है हम लोगों को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज वेल एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हमें पढ़ना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पढ़ना होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों को पढ़ना होगा। जहां तक लैब की बात है तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों का एक एक्सपेरिमेंट यहां पे मिलता है 11th में, टू फाइंड द वेट ऑफ ए गिवन बॉडी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है ये बात हम लोगों को इसी यूनिट के अंदर पढ़ना है। फिर हम एक्टिविटीज की बात करें तो यहां पे टू स्टडी वेरिएशन ऑफ रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के साथ में हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या रिलेशंस आएंगे आर में, थीटा में, हॉरिजॉन्टल रेंज में, टाइम ऑफ फ्लाइट में, वो हमें यहां एक एक्टिविटी करके देखनी होती है, दिखानी होती है अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपने एग्जामिनर्स को। तो ये था हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। नो डाउट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने कंटेंट को लेकर के। बिल्कुल छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन ये छोटी बातें ही बड़ी हो जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा कि ये छोटी बातें बड़ी कब हो गई। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से हो सकता है आती हो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटीज के बारे में। जब हम यहाँ क्वांटिटी वर्ड रेफर करेंगे तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के बाद, किसी मेजरमेंट के बाद ही हम लोगों को मिलेगी। किसी भी अर्थमेटिक वैल्यू 1 2 3 4 5 वो अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स है। अब उसका यूज हम लोग फिजिक्स के अंदर करेंगे तो उसके साथ में ऑब्वियस है एक यूनिट आएगी। यूनिट 7 फंडामेंटल्स में से हो सकती है, यूनिट हमारी बाकी की जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या व्हाटएवर सो डेरिवेटिव यूनिट्स हैं उनमें से कोई भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले क्लासिफाई करना चाहूंगा स्केलर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ही है और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है। डिफाइन कैसे लिखनी है आपको ये सब यहां लिखा हुआ है, मैं डिफाइन बार बार नहीं करूंगा, आने टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब वर्ड आता है यहां पे मैग्नीट्यूड। एक्जेक्टली व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैं एक कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी लिखता हूं, जस्ट लाइक मैंने लिखा है यहां पे 3 मीटर। ऑब्वियस है मेरे पास कोई भी एक लेंथ है उसको मैंने मेजर किया है मीटर स्केल की हेल्प से, तो 3 बार मैं 1 मीटर को लगाता हूं तब जाकर के उसकी लेंथ कंप्लीट होती है। मैंने लिख दिया 3 मीटर। अब देखिए 3 के आगे ना माइनस है ना प्लस है, कुछ भी नहीं है। मीटर क्या है? एसआई सिस्टम का यूनिट है। तो देखो बच्चों 3 मीटर इस पूरे के पूरे को मैं कहता हूं क्या? मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी एक अर्थमेटिक वैल्यू होगी और उसके साथ में एक यूनिट लगी होगी। यहां कुछ बच्चे मॉड्यूलस के साथ में इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मॉड्यूलस के साथ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये डियर स्टूडेंट समझाना चाहूंगा आपको, जो मॉड्यूलस होता है वो किसी एल्जेब्रिक क्वांटिटी का होता है, किसी एक ऐसी क्वांटिटी का होता है जिसके आगे के प्लस या माइनस का साइन होता है। मान लीजिए मैं यहां सिंपल सा लिखता माइनस का 3, दूसरा लिखता सपोज प्लस का 4। नॉर्मली प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मैं मॉड्यूलस की बात करता हूं तो -3 का मॉड्यूलस मैं इस तरीके से लिखता हूं और ये मेरे पास आता है 3, यानी ये माइनस का साइन जो है इसको मेरे को इग्नोर करना होता है। जस्ट लाइक अगर मैं इसके मॉड्यूलस की बात करता हूं तो यहां मेरे को प्लस का साइन इग्नोर करना होता है। तो डियर स्टूडेंट प्लस के साइन को इग्नोर करो मत करो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉड्यूलस ऑफ 4 या +4 एक ही है, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ -3 जो है वो क्या होगा? 3 होगा। तो अगर मैं माइनस या प्लस के साइन को हटा करके किसी भी नंबर को लिखता हूं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को लिखता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैग्नीट्यूड में हम लोगों का क्या होगा? एक अर्थमेटिक क्वांटिटी होगी और एक यूनिट होगी। तो ऐसी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक अर्थमेटिक क्वांटिटी होती है और एज वेल एज अर्थमेटिक नंबर होता है और दूसरा उसकी यूनिट होती है, दे आर टर्म्ड एज स्केलर्स। मैं समझता हूं स्केलर्स के ऊपर आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो बच्चों यहां बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर along with its proper unit।
स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें एक प्रॉपर नंबर होगा और उसकी यूनिट होगी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड है कि जब भी हम यूनिट की बात करेंगे तो हमारी यूनिट जो है वो एसआई यूनिट सिस्टम की ही होनी चाहिए, दैट इज प्रीफरेबल। बाकी तो आप कोई भी यूज करते हैं, बुक कोई भी यूज करती है तो चलेगा। एग्जांपल्स की बात करें, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम है, टेंपरेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहीं से आप लोगों का होम असाइनमेंट बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। इन लिस्ट की हुई स्केलर क्वांटिटीज के अलावा आपको और भी स्केलर क्वांटिटीज को अपने आप से सोच के लिखना है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेक्टर क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फर्दर दो चीजें होंगे, एक अरिथमेटिक नंबर होगा, एक उसकी यूनिट होगी, तीसरी चीज डायरेक्शन इसमें और ऐड हो जाएगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, साथ में एक खास बात और, क्या? दे ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन के लॉज क्या हैं, ये अभी हमें पढ़ना है। तो देखो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी की जब भी मैं बात करूंगा तो मुझे ये तीनों बातें उसके अंदर लिखनी होंगी। It consists magnitude, it consists direction, it obey vector laws of addition। तीन बातें मुझे बतानी होंगी। अब अगर मैं बात करना चाहूं इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, तो एग्जांपल जस्ट लाइक वेलोसिटी है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब देखो बच्चों, यह एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं। वैसे तो पीछे भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है। अब अगर आप अपने घर से दोस्त के घर जाना चाहते हो तो देयर मे बी सो मेनी पाथ। ये सारे मैं पाथ दिखा रहा हूं। अब इनमें से एक पाथ शॉर्टेस्ट होगा जिसे मैं अब दिखा रहा हूं। एग्जैक्टली जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूंगा तो मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि अपने घर से किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं ट्रैवल करना शुरू करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ से अपने फ्रेंड के घर जा सकता हूं। तो ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई कि मैं पाथ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहा हूं। जब तक डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तब तक शॉर्टेस्ट पाथ से अपने घर से दोस्त के घर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगी, बिकॉज ऑफ देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात हो गई। तो कहने का मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का होना मस्ट है, या कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएगी जब उसके अंदर डायरेक्शन होगी। दीज आर सम एग्जांपल्स जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का एक असाइनमेंट हो गया कि डियर स्टूडेंट्स, इन क्वांटिटीज के अलावा आप जो है कुछ क्वांटिटीज और भी लिस्ट करेंगे। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कई बार आपको मिल जाता है। जब क्वेश्चन पेपर टीचर्स को बहुत आसान बनाना होता है तो इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं। क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस? पहला डिफरेंस तो आप लोग इसकी डेफिनेशन से दे सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंस देने चाहिए, 2 कॉलम बना करके। स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। यहां स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया जाए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकती है अगर हम उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करें तो चेंज हो सकती है, या हम डायरेक्शन में चेंज करें तो भी चेंज हो सकती है, या हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक साथ चेंजेस ले आए तब भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? Then they can be added according to ordinary algebra law। algebraic law क्या है? कोई बोर्ड मास वाले बोर्ड मास से आप लोग सीधे सीधे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वेक्टर्स की बात आएगी डियर स्टूडेंट्स, तो वेक्टर्स में हम लोगों को वेक्टर एडिशन के लॉस को ही लगाना होगा, और उन्हीं वेक्टर एडिशन लॉस की हेल्प से उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंसेस की बात थी। देन आफ्टर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करूंगा कि भैया हमें अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मिली है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को देने के लिए यानी उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं।
पहला तरीका यूनिवर्सल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बड़े काम की चीज है। आप किसी भी डायरेक्शन में ईस्ट कंसीडर कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कहां? अपने पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सूर्य को कहीं से निकाल देंगे। सूर्य भगवान तो ईस्ट से निकलते हैं, वो तो डेट श्योर है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आज यहां से निकलेंगे तो कल मैं वहां से निकालूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब बात है रिप्रेजेंटेशन की, आप अपनी कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह पर अपना क्या ले सकते हैं, ईस्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मान लीजिए आपने यहां पे ईस्ट ले लिया बच्चों, तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर आपको क्या दिखाना है, नॉर्थ दिखाना है। ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको साउथ दिखाना है। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट दिखाना है। अब आपका मन, ये आपके पास में क्या है, आपका पेपर है, आपकी रजिस्टर है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा सकते हो, इट्स योर चॉइस डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? सबसे पहला तरीका हमारा हो गया डायरेक्शंस के रिप्रेजेंटेशन का। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा तरीका आता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, एक्स एक्सिस कह देता हूं, एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, जेड एक्सिस कह देता हूं, एक तीसरी डायमेंशन में डायरेक्शन ले लेता हूं, उसको वाई एक्सिस कह देता हूं। तो इट डिपेंड्स ऑन, यहां भी जब मैं एक्स वाई जेड की बात करूंगा तो डियर स्टूडेंट, अगर मैंने एक्स यहां लिया है तो मेरे को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में वाई लेना होगा, और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड मेरे को प्लस का जेड लेना होगा। एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में इधर माइनस का एक्स होगा, वाई के अपोजिट डायरेक्शन में इधर माइनस का वाई होगा। इसी तरह से इस सरफेस की या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड आप लोगों का जेड होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? और हम आगे बढ़े तो देखिए, जब मेरे को प्लस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो मैं एक स्मॉल आई कैप से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। वाई की बात करता हूं तो स्मॉल जे कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, और के की बात करता हूं तो स्मॉल के कैप से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये आई जे के हैं क्या? ये नो डाउट यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे, ये 3 तरीके हैं डायरेक्शंस देने के। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में इन्हीं 3 तरीकों में से किसी एक को यूज करना होता है। हमारी बात चल रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, 3 चीजें होंगी। मान लीजिए मैं लिखा 3 मीटर टुवर्ड्स क्या, ईस्ट। अब ईस्ट के लिए मैंने पहले तो ये बना दिया, अब मैं क्या करूंगा, 3 1 2 3 4 लिखा है, कोई बात नहीं, मैं इस क्वांटिटी को चेंज कर देता हूं, 4 लेता हूं, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन करना होगा वो कुछ ऐसे करना होगा। मैं यहां कोई भी स्केल चूज करके, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। इस 4 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर लिखूंगा 4 मीटर। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्केल चूज किया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। फिर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज द फाइनल डायरेक्शन, तो मेरे को एक एरो हेड बनाना होगा डियर स्टूडेंट्स। ये एरो हेड ईस्ट में बनाना होगा। अब ये ईस्ट कहां है, ये मेरे को यहां जो मैंने एक रेफरेंस कॉन्सेप्ट ले रखा है इसके बेसिस पे बताना होगा। इधर ईस्ट है तो मैं इधर ही ये एरो लगाऊंगा। जिधर एरो होगा उसे हम लोग हेड कहते हैं, और जिधर एरो नहीं है या जहां से शुरू हुआ है मेरा वेक्टर, दैट इज टेल। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा वेक्टर टेल से शुरू होता है और हेड पे खत्म होता है। इसकी लेंथ मेरे को प्रोपोर्शनेट लेनी होती है। मान लीजिए 4 मीटर लिया तो मैंने इतनी लेंथ ली है। अब मान लो मुझे 2 मीटर शो करना है तो मैं 2 मीटर के लिए सिर्फ इतना शो करूंगा। 1 मीटर शो करना है, डायरेक्शन सबकी ईस्ट है, तो मेरे को ये शो करना है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इसमें अप्रोक्सीमेशन हो सकते हैं। जब आप ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट लेना चाहिए, और जब आप नॉर्मल कॉपी में बनाते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स मेरा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये बात मैं समझाऊं। जहां तक डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे लिखी रखी है।
इससे सॉल्ट टेस्ट और इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन नहीं होगी। आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली ये डेफिनेशंस लिख के आ जा सकते हैं। इनके अंदर भी जैसा मैं पहले बता चुका हूं, ये मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर हाईलाइट करेंगे जब भी आप अपने एग्जाम में लिखेंगे या जिस समय रिवाइज करेंगे, तो इन हाईलाइट पॉइंट के ऊपर आपको एम्फेसिस रखना है कि आपकी डेफिनेशन के अंदर ये हाईलाइटेड पॉइंट जरूर आ जाना चाहिए। चलिए, तो देखिए पोजीशन वेक्टर जो होता है वो पोजीशन देता है। अब पोजीशन कहां से देता है, किसके रेस्पेक्ट में देता है? ये पोजीशन देता है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन है वहां से। मान लीजिए मैंने ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, अब ये मेरा कोई पॉइंट है, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से शुरू करके उस पॉइंट तक अगर कोई वेक्टर बनाता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज पोजीशन वेक्टर। नो डाउट पोजीशन वेक्टर की जो टेल होगी वो हमेशा मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू पोजीशन वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर का कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं बात करता हूं दिल्ली से अलीगढ़ 130 किलोमीटर है। अब दिल्ली ही खुद अपने आप में 60 किलोमीटर वाइड है, तो भैया कहां से दोगे? शाहदरा से दोगे या नरेला से दोगे? नहीं, आपको दिल्ली के अंदर एक दिल्ली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर के एक दिल्ली के अंदर पॉइंट कंसीडर करना होगा जहां से सारी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे। और दिल्ली में अगर आपको पता हो तो ये है हमारा अजमेरी गेट वाला ISBT। ईमानदारी में भी अगर देखो, जो लोग गए हैं दिल्ली में रहते हैं, अजमेरी गेट से 1 किलोमीटर पहले आज का नया वाला ISBT है, तो वहां से भी डिस्टेंसेस नहीं है। वहां से भी थोड़ा आगे जहां अजमेरी गेट प्रॉपर है मुगल काल का, वहां से सारी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। तो बच्चों वो है मेरा क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। मैं वहां से अगर किसी पॉइंट के लिए ये वेक्टर बनाता हूं तो ये वेक्टर मेरा कहलाएगा व्हाट? पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों यही सब बातें मैंने यहां पे लिख रखी हैं। स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाना है, हेड दिखाना है, टेल दिखाना है। अगला जो मेरा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से थोड़ा फर्क है। पहले ये पोजीशन वेक्टर की बात मैंने बता दी। अब इस पोजीशन वेक्टर में आप देखोगे तो देखो, एक तो आपने रेड लाइन से डिस्टेंस बता रखी है, दूसरा एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा दिखा रखा है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो आपको दो चीजें दिखानी है, क्या? एंगल थीटा किसी भी एक्सिस से दिखा सकते हैं। जनरली आप लोग कहां से दिखाते हैं? एक्स एक्सिस से दिखाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम लोगों को ओरिजिन को कंपैरेटिवली कंसीडरेशन में नहीं लेना होता। कैसे, वो समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P ये है, दूसरा पॉइंट Q ये है। अब इनके लिए जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये वाला है X और Y। कहां से शुरू किया? O से शुरू किया। अब O से अगर मैं P को रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। O से शुरू करके मैं Q पे खत्म करता हूं तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ये तो पोजीशन वेक्टर हो गए। नो डाउट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसके लिए ये एंगल थीटा 1 मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा, और जो मेरे पास Q का पोजीशन वेक्टर है उसका मेरे को एंगल थीटा 2 ये रिप्रेजेंट करना होगा। मैं नाम कोई भी दे सकता हूं। अब अगर मैं ओरिजिन को छोड़ दूं और P के रेस्पेक्ट में Q की पोजीशन बताना चाहूं, ध्यान रखिए, हियर P इज नॉट ओरिजिन। P के रेस्पेक्ट में मैं Q की पोजीशन बताना चाहूं तो मैं सीधे P को क्या करता हूं, यहां से ओरिजिन मानता हूं या P से शुरुआत करता हूं, Q पे जाकर के खत्म कर देता हूं। तो P से Q की तरफ ये वाला जो वेक्टर होगा ये कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में खास अंतर, पोजीशन वेक्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन होगा, पक्का है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर भी डायरेक्शनल है लेकिन उसमें फर्स्ट पोजीशन फिक्स है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डायरेक्शनल है, उसमें मेरे को देखना होगा। मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए इसको डिस्टेंस कहता हूं तो नाम देता हूं सपोज r। इस डिस्टेंस को नाम देता हूं मैं r। तो मैं लिखता हूं RPQ।
दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट है ना? अब इसी तरह से अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में शो करता हूं तो मैं इसको लिख सकता था क्या, लेंथ p। यहां आप देखें तो देखिए एक मैंने सफिक्स लगाया हुआ है, यहां पे 2 लगाया हुआ है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर दिखाता हूं तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं सपोज LQ, मैं कोई भी ले सकता हूं, LP, LQ, RP, RL, बस ध्यान RQ, बस ध्यान देने वाली बात है कि पोजीशन वेक्टर में सिर्फ एक सफिक्स यहां आता है, पोजीशन वेक्टर में एक सफिक्स आता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें ये 2 आते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की बात करूं, मैं इसको और ज्यादा एलोरेट करने की बात करूं तो एग्जैक्टली RPQ क्या है? RPQ का मतलब R जो है P से शुरू हो रहा है और Q पे खत्म हो रहा है, तो I में राइट इट LQ माइनस LP, दैट इज माय फाइनल पोजीशन, दैट इज माय इनिशियल पोजीशन। तो देखो बच्चों, मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी लिख सकता हूं। अब यहीं से अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दे, कैसा लिख दे बच्चों? उल्टा करके लिख दे इसको, कैसे देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैंने यहां मार्कर चेंज किया, यहां लिखा RQP, देखो ये मेरा उल्टा हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा LP माइनस LQ। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं डियर स्टूडेंट्स तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जो ब्लैक वाला है इसको मैं यहां ऐसे शो कर सकता हूं, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मेरा Q है और एंड पॉइंट P है, इसको मैं लिखता हूं RQP, और RQ की वैल्यू P की वैल्यू क्या होगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दोनों को कंपेयर करूं तो सिंपली आई विल राइट हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ exactly equals to magnitude of QP, but the directions are differ, so we may write what? RPQ vector is not equals to RQP vector। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं होंगे। क्या है? अपोजिट है, इक्वल है। समझ गए? दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एक बात और, ये जो एरो हेड है इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो बच्चों ये मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इट में बी पोजीशन वेक्टर, इट में बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मुझे ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर है, क्या करना होता है? एक एरो हेड लगाना होता है, और एरो हेड हमेशा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, कभी इसकी कोई डायरेक्शन उल्टी सीधी नहीं होती, चाहे मेरे वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो। ये एरो हेड जो मैं ऊपर लगाता हूं ये हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। देखो बच्चों, अभी वेक्टर्स की ही क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या? जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पोलर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पर डिस्कस किया था, तो ये सारे के सारे वेक्टर जो थे वो पोलर थे। ये वाला भी पोलर था, ये वाला भी पोलर था, और ये वाला भी पोलर था। इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका यहां पे है दोनों का, इसका यहां पे। इवन दैट मैंने ऐसे करके एक वेक्टर बनाया था, इसका भी अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट था, तो दैट इज अगेन व्हाट? पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, व्हाटएवर। एक्सियल वेक्टर्स, देखो बच्चों, ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, जिनका ना कहीं शुरुआत होती ना कहीं अंत होता। सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को ध्यान से देखो तो उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, इट में बी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटिंग और मे बी एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे को यहां पे देखना होगा, इस डायग्राम को ध्यान से जरा देखें हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक्सियल वेक्टर को ऊपर की तरफ दिखाया है, तो इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट होगा।
ये स्टूडेंट्स, इस फिगर से बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। जरा देखिए, ये एक्सियल वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर इसका सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है और एक्सियल वेक्टर ये है, तो एक्सियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये सरफेस ऑफ रोटेशन। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अगर एक्सियल वेक्टर ऊपर है तो ये होगा मेरा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखो, सेंटर से ऊपर मैंने दिखाया, नीचे देखिए ये खाली जगह दिखा रखी है, या मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूं। गेटिंग द कांसेप्ट? इसका मतलब ये पेपर के नीचे वाली बात है, ठीक है। अब ये गलत बात है कि मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा लूं, लेकिन मुझे ये वाली फिगर अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर मेरा एक्सियल वेक्टर ऊपर है तो उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज कांसेप्ट होगा। अब उसी एक्सियल वेक्टर को मैंने नीचे ले लिया, जब नीचे ले लिया तो यहां पे क्लॉकवाइज कांसेप्ट होगा। चाहे तो इसी फिगर को 180 डिग्री घुमा दो, यही वाली बन जाएगी। एक फिगर याद रखो, या समझ लो कि अगर नीचे मेरा एक्सियल वेक्टर है तो उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज मेरे को शो करना है। ध्यान रहे, आगे देखिए यहां से पता लगता है सेंटर से आगे आप गए, पीछे ये डॉटेड लाइन से शो करना है या खाली छोड़ना है, और जहां मेरा प्लेन खत्म हो रहा है उसके बाद देना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, छोटी मत मानो इनको, बहुत बड़ी हैं। क्यों? आप याद करो, अगर आपको अल्फाबेट्स में से मान लीजिए सी अच्छे से बनाना नहीं आता, सी और ई के बीच में डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाते, सी और ई को ऐसे ही बना देते हैं, तो सारे जितने भी आप लोग वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, सबका मीनिंग चेंज हो सकता है। आप सी और ई में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, या आपके लिखे हुए को एग्जामिनर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो सारे वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। जहां जहां सी और ई आ रहा होगा सारे सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे, अगेन वेक्टर व्हाट, एग्जैक्टली वेक्टर तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। जितना वेक्टर हम लोग यहाँ पे 1 या 2 क्लास में पढ़ेंगे, उसको मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए पूरा 1 महीना लगाओगे आप लोग आपके मैथ्स के सर। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो बच्चों, चूंकि वेक्टर्स की मुझे जरूरत थी, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत थी, वैसे ही वेक्टर्स की जरूरत है, तो मैं यहां वेक्टर्स को क्या कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैथ्स में आप उसको और डिटेल्स में पढ़ोगे। अब ये एक अलग बात है कि जितना मैंने आधा घंटे में खत्म किया है, उतना ही पोर्शन मैथमेटिक्स में आपका 2 दिन में खत्म होता है, 4 दिन में होता है, या 10 मिनट में होता है। आप ये क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना जब भी मैथमेटिक्स में वेक्टर को पढ़ोगे। चलिए, तो बच्चों यहां हर बात को ध्यान रखना है। ऊपर है, कहां से शुरू करना था, सेंटर से शुरू करना था। नीचे है, कहां से शुरू करना है, सेंटर से शुरू करना है। बाकी का जहां पेपर खत्म हो जाएगा वहां से आगे दिखाना है। बीच की लाइन को या तो डॉटेड दिखाओ या तो मत दिखाओ, ठीक है। ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, नीचे है क्लॉकवाइज दिखाया। मैं समझता हूं ये सारे रिप्रेजेंटेशन एक्सियल वेक्टर के आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स कौन सी हैं? टेंसर्स। बड़ा मजेदार सा बच्चों, जब ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे तो टेंसर नाम की एक पूरी किताब मिलेगी। यहां पे टेंसर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए टेंसर्स क्या है। बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ये भी बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है कि भैया ये एक क्या है, मेरा चने का पैकेट है। अगर मैं इसको रिलायंस फ्रेश से लेने जाऊंगा तो 100 ग्राम का पैकेट इतने का मिलेगा। अगर मैं इसको किसी ढकेल वाले से खरीदूंगा तो 100 ग्राम का पैकेट इतने का मिलेगा। अब क्वालिटी में डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, वो अलग मैटर है। तो वही चीज यहां पे है। टेंसर्स फिजिक्स की वो क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू अलोंग देयर डायरेक्शन चेंज होती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग होगी तो दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो जाती है क्या कहलाते हैं? टेंसर्स कहलाते हैं। घबराओ मत, टेंसर्स यहां सिर्फ 2 क्वांटिटी आप लोगों को मिलने वाली है, उनका भी बहुत ज्यादा कुछ आपने टेंसर्स के बारे में पढ़ना नहीं है। बस क्वांटिटीज का नाम याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एज वेल एज क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस भी एक टेंसर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो आप लोगों को बस पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। इसके बाद जब फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हमारा हो गया तो हम अगेन टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए
और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, जितनी लेंथ ए वेक्टर की है उतनी ही लेंथ बी वेक्टर की है, तो दे विल बी कॉल्ड एज और टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर या सेम वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा लंबाई में तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर्स। यही मेरे इक्वल है। मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बोथ आर सेम एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या बात थी, दो बातें थी, एक तो अरिथमेटिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। तो यूनिट भी सेम होना चाहिए और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी आप उनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज डिफर है तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स बच्चों कभी भी नहीं कह सकते। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू इक्वल वेक्टर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव फॉरवर्ड द अनदर टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, एक के अपोजिट कोई भी एक वेक्टर मैंने लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर शो कर दूं। मान लीजिए मेरा ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, एरो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अब इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन कुछ नहीं होती, आप क्या करेंगे, यहां पे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेंगे। तो मान लीजिए मेरा ए वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है और मेरा बी वेक्टर, देखिए लंबाई तो उतनी ही है, यूनिट भी उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन मेरी इसकी कैसी है, अपोजिट है। तो आई में राइट ए इज नेगेटिव ऑफ बी या बी इज नेगेटिव ऑफ ए। मैं दोनों में से किसी के सामने भी साइन लगा सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस का वेक्टर बी। तो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, सिंपल सा, क्या डायरेक्शन छोड़ दो, क्या छोड़ दो बच्चे, डायरेक्शन छोड़ दो, तो उसे क्या कहोगे आप, मॉड्यूलस कहोगे, मैग्नीट्यूड कहोगे। तो देखो बच्चों, मैं मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है वो सबसे पहले क्लियर कर चुका हूं। मुझे पता था कि यहां पे आकर के अटक सकते हो आप, तो वो मॉड्यूलस लिखता है, मैग्नीट्यूड लिखता है, आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलना है। चलिए, तो बच्चे अगर वेक्टर ए का मैं क्या लेता हूं, मॉड्यूलस ले लेता हूं, तो नो डाउट इसकी डायरेक्शन हट जाएगी। क्या हट जाएगी बच्चों, डायरेक्शन हट जाएगी, और मैं इसको अंदर वेक्टर का साइन लगाऊं या न लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डंडे के बीच में लिखूंगा, जैसे डिटरमिनेंट का साइन पढ़ते हो ना आप लोग मैथमेटिक्स में, बिल्कुल वैसा ही। चलिए, देन आफ्टर यूनिट वेक्टर, नाम से ही क्लियर हो जाता है, यूनिट का मतलब वन। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू वन है, कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्या मैंने एग्जांपल लिया 1 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। कैसा है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। अब मान लीजिए मेरे से कोई कहता है 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं क्या करूं डियर स्टूडेंट्स, मैं सिंपल सा यहां से 3 को हटाने की कोशिश करूं। कैसे हटा सकता हूं, 3 से डिवाइड कर दूं, यानी ऊपर वाला जो वेक्टर था इसके मॉड्यूलस से मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट बन गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, यूनिट वेक्टर हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं दो बातें यहां समझना चाहूंगा। एक तो यूनिट वेक्टर हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू 1 होती है। डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, डायरेक्शन वही है। इवन यूनिट में भी कोई अंतर नहीं है, यूनिट भी आपने कंसीडर करनी है कौन सी, एसआई सिस्टम की यूनिट। बस अंतर क्या होगा, ये जो मेरी अरिथमेटिक वैल्यू आ रही थी, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, ये मेरी हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैं इसे कहूंगा यूनिट वेक्टर। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इसका जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस ए है। अब यहां पे आप लगाते हो साइन, नहीं लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डंडे लगा रखे हैं, तो ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ए कैप, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कैप, क्या पढ़ा था, आई कैप, क्या पढ़ा था, जे कैप, क्या पढ़ा था, स्मॉल के कैप। तो ये कैप जहां भी लगा है, टोपी जहां भी पहनी है, समझ लो कि वो यूनिट वेक्टर है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान से समझना बच्चों, मैं अगेन बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज यूनिट वेक्टर। हैव यू डाउट डियर स्टूडेंट्स?
I hope so all the things are clear. Exactly I cap, that is unit vector in the direction of x-axis, j cap, that is unit vector in the direction of y-axis, and k cap, that is the unit vector in the z-axis. अब मैंने यहाँ पे कहा x, y, z, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, तीनों के तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन वाले हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर माइनस का आई कैप हो जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे y का यूनिट वेक्टर माइनस जीरो हो जाएगा। नेगेटिव जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर माइनस का k कैप हो जाएगा। देयर इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट यूनिट वेक्टर्स। आई होप सो बच्चों ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आज सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझने की चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर इनमें से एक भी डेफिनेशन आपकी क्लियर नहीं है तो आगे फिजिक्स को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा था, अगर आपको एबीसीडी में से कोई भी एक चीज नहीं आती या सही से ब्रेन नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है। चलिए, कोलीनियर वेक्टर, नाम से पता लग रहा है कोलीनियर, यानी जो एक ही लाइन में हो, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, दे आर टर्म्ड एज कोलीनियर। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो बच्चों देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर इन सेम लाइन। जब सेम लाइन होती है तो एंगल बिटवीन इज 0 डिग्री। इवन दैट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन दे आर कोलीनियर वेक्टर्स। लेकिन कोलीनियर के साथ में यहां पे एक नया नाम लग जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स। यानी कोलीनियर तो है, एक ही लाइन में तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल होगा कितना बच्चों? 180 डिग्री, और यहां पे एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग। तो लाइक वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, यहां पे भी एंगल क्या होगा? 0 होगा। और जो अनलाइक वेक्टर होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स। सारी चीजें आपको यहां मैंने लिख के दिखा रखी हैं, एग्जाम में कैसे लिखोगे सारे डायग्राम दे रखे हैं, रिप्रेजेंटेशंस दे रखे हैं। देन आफ्टर कोप्लेनर वेक्टर्स, बच्चों ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में है। प्लेन का मतलब हवाई जहाज से बिल्कुल नहीं है, यहां पे वो वाला प्लेन अलग है, ठीक है? तो देखो बच्चों, कोप्लेनर, एक ही प्लेन, ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन दिख रहा है, दैट इज सेम प्लेन, ठीक है? अब मान लीजिए इस प्लेन को छोड़ के मैं फर्स्ट पे चला जाऊं, दैट इज अनदर वन प्लेन। मैं छत पे चला जाऊं, अनदर प्लेन। बाजू वाली साइड में चला जाऊं, अनदर प्लेन। तो प्लेन का मतलब समझ में आ गए? मान लीजिए पूरा का पूरा बोर्ड है, इसके ऊपर मैं कोई भी वेक्टर बना दूं, किसी भी डायरेक्शन में बना दूं, कैसे भी बना दूं, तो ऑल ऑफ दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो बच्चों, जब हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहां ये टर्म बहुत ज्यादा याद रखना होता है हम लोगों को। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे वेक्टर्स क्या हो? कोप्लेनर हो। अगर कोप्लेनर नहीं है तो उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो देखिए, जो लॉ ऑफ वेक्टर्स की बात थी उनमें पहला लॉ मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। इवन दैट यहां से एक बात और भी समझ सकते हैं, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ओ पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो दे विल टर्म्ड एज को-इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, दे आर टर्म्ड एज को-इनिशियल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी मजेदार सी बात है। चलिए, को-इनिशियल का मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब देखिए, को-इनिशियल में दूसरा जो डायरेक्शन है वो भी बड़ा मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। क्या है कि सारे वेक्टर एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, यानी शुरू हो या मिले, सबकी हेड एक ही जगह पे हो या सबकी टेल एक ही जगह पे हो, वो वेक्टर्स को-इनिशियल कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बड़ा मजेदार सा, अगर जीरो न दिया होता मेरे भारत को, किसने दिया था जीरो भारत को? आर्यभट्ट ने दिया था। ये पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट एक बता रहा है, वही से बोल रहा, आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है भाई, मान लेते हैं आर्यभट्ट ने दिया था। तो देखो बच्चों, वेक्टर्स की जब हमने बात की तो जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना जरूरी है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें ना डायरेक्शन होती, ना मैग्नीट्यूड होता, या कह सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब मान लीजिए मैं किसी
डायरेक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई कर भी दी तो डायरेक्शन खत्म हो गई, जीरो तो चीज ही हुआ है बस। तो जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई मेरे को, जीरो वेक्टर क्या होता है ये बात भी समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज को मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर आप किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उस वेक्टर की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वैल्यू पे अंतर नहीं पड़ेगा इसका मतलब ना तो उसके मैग्नीट्यूड पे अंतर पड़ेगा, ना उसकी डायरेक्शन पे अंतर पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहने का मतलब जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब कोई बच्चा पीछे से कहेगा सर व्हाट अबाउट डिवीजन? यस डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिवीजन इन वेक्टर्स। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड आप नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, क्या खुश हो रहे हैं, अरे वाह वाह, बोर्ड मास में से एक चीज तो डिवीजन तो हटी। कुछ लोगों को डिवीजन करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी आ गई, डिवीजन होता नहीं है इनमें, चलो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ बिल्कुल फैक्ट है बेटे बच्चे, ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स है। जो चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है वो यहां हम बता ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स में पॉसिबल हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक लैंग्वेज है, वो कोई रियल या एब्स्ट्रैक्ट थिंग तो है नहीं। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, रियल है। जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो हमें बिहेवियर में भी चाहिए, या जो बिहेवियर में है उसी को फिजिक्स में लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कहे 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट को डिवाइड करो 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ से। अब बच्चों बताना मेरे को, ईस्ट को नॉर्थ से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? एग्जैक्टली कुछ नहीं मिलेगा, क्वांटिटी नहीं बनेगी। तो मैं सीधे सीधे क्या कहूंगा कि डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल। दैट्स द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डिवीजन इन वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर का कांसेप्ट आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट दे दिया मैंने। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, बड़ा अगेन सिंपल सा कांसेप्ट है। क्या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इसको 2 गुना कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो डायरेक्शन मतलब थोड़ी ना बढ़ेगा, डायरेक्शन थोड़ी 2 टाइम्स होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो मैं इसको लिख पाऊंगा कितना, 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यानी किसी भी रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने -2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे सीधा सीधा जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप रियल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में एडिशन और कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर्स, अगेन इट्स अ वेरी गुड और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप सेफ, बी सेफ डियर स्टूडेंट। जितना आज पढ़ाया है इसमें देखिए होमवर्क आपके पास में वही असाइनमेंट वाला है। आप क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटीज अपनी तरफ से और लिखेंगे, अपने दिमाग से नई नई चीजें सोचने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को या तो प्रोवाइडेड व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअली आकर के डिस्कस कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। Thank you.